اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم سبھی لوگ آج اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، تو ہم آن لائن کلاس یا آف لائن کلاس کے ذریعے آپ سے اکثر و بیشتر ملتے رہتے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں میں رہیے، باہر مت جائیے، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ 8ویں جماعت کے بچوں کے لیے ہے۔ ہمارا جو مضمون ہے اردو 8ویں کے لیے، اس کا جو ٹاپک ہم نے چنا ہے آج، وہ ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان سینکڑوں سال پہلے کوفہ کے آس پاس رہتا تھا۔ اس کا جو باپ تھا وہ ایک عطار تھا۔ عطار کے معنی ہیں عطر بیچنے والا۔ تو اس کا نام تھا حیان، باپ کا نام تھا جابر۔ اس سے پہلے جب ہم بات کریں گے، یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اردو لینگویج جو ہے، لینگویج کے لیے ہمارے پاس ضروری ہونا چاہیے کہ اس میں 4 سکلز ہوتے ہیں۔ 4 چیزیں جب تک ہمیں سیکھنا نہیں آئی تب تک ہم اردو یا کسی اور زبان کو سیکھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں اردو میں۔ پہلے ہمیں بولنا آنا چاہیے کہ کون کیا بول رہا ہے۔ دوسرا جو ہے کہ ہمیں پڑھنا آنا چاہیے، ہماری بات آپ تک پہنچنی چاہیے، ہم کیا پڑھتے ہیں، تو پڑھنا بھی آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے کہ ہماری جو آواز ہے وہ آپ تک پہنچنی چاہیے، آپ اس کو سنیں گے۔ تو بولنا، پڑھنا، سننا اور اس کے بعد لکھنا، یہ 4 چیزیں ہیں جس پر یہ جو زباندانی ہے، جب تک یہ چیزیں ہوں گی تب تک ہم کچھ بھی نہیں سیکھیں گے۔ تو ہمارا جو لیسن ہے جابر بن حیان، اس کو ہم تھوڑا پہلے پڑھیں گے۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 1818 کے آس پاس کوفے میں ایک عطاری ہوا کرتا تھا۔ اس عطار کا نام حیان تھا۔ عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کی لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بیچ دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ
तलाश व जुस्तजू का मादा इसमें कूट कूट कर भर गया। कुछ साल गांव में गुजारने के बाद जाबिर वापस कूफा आया। इस तरीके से हमने इस पैराग्राफ को पहले पढ़ा, बोला, आपने सुना भी होगा बच्चों। अब हम इसमें कुछ ऐसे चीदा अल्फाज जो नए हैं वो समझने की हम कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अत्तार के माने हैं अत्तर बेचने वाला। जो अत्तर का कारोबार करता हो। अत्तर जो हम मलते हैं, जिसको हम सेंट भी कहते हैं, ये उसी का कारोबार करता। अत्तार का नाम हय्यान था। इस अतर बेचने वाले का नाम जो था वो हय्यान था। अत्तारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होना, इसके मायने हैं कि वो मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालता था, मुश्किल से गुजारा करना। उसके हाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। अतार उसका बाप था, जाबिर बेटे का नाम था। अतार अतर बेच की तिजारत कर रहा था। हय्यान को फिक्र लाहक हुई, उसके बाप को एक जबरदस्त परेशानी लाहक हुई जब उसके वहां से बेटा हुआ कि मेरे घर का गुजारा अब कैसे चलेगा, रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा, कि मेरा जो कुंबा है जो बढ़ने लगा, अब उसको पालने पोसने का काम मुझसे कैसे हो जाएगा, जबकि मेरे पास इतने वसाइल ही नहीं है, तो ये गुजर बसर कैसे हो जाएगी। पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जरायम में मुलविस हो गया। जरायम, जुर्म की जुमा। जुर्म, छोटी छोटी चोरियां वो करने लगा हय्यान। अपने अयाल को सहारा देने के लिए वो छोटे छोटे जरायम, जुर्म, चोरी जैसे वाक़ात करने लगा। जाबिर अभी निहायत ही कम सिन था, कम सिन, मासूम। कम सिन की ये इसका जो बेटा था बहुत ही मासूम था। बाप का साया सर से उठ जाना, साया सर से उठना, इसका मतलब है यतीम होना। अब इस अत्तारी की मौत वाक़ा हो गई। ये लड़का जो है जाबिर अब ये यतीम हो गया। अब जाबिर की तालीम व तरबियत का सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। अब जो उसकी माँ है, जो बेवा है, उसके कंधों पर इसको पढ़ाने का जो मामला हो गया, इसके सर पर आ गया। माँ ने कम सिन जाबिर को कूफा के बाहर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। इसकी जो माँ थी, उसके रिश्तेदार कूफा के देहात में रह रहे थे, तो उसने जाबिर को वहां भेज दिया, देहात में। इस तरह जाबिर को ये दिन देहात की आज़ाद फिजा में गुजारने का मौका मिला, क्योंकि अब शहर से चला गया वापस देहात,
पढ़ने के लिए, तो वहाँ आज़ाद फिजा में वो सांस ले रहा था जाबिर। गाँव में से मामूली तालीम मैसर हुई, तो तालीम के हवाले से उसको खास तालीम नहीं मिल सकी। अलबत्ता तलाश व जुस्तजू, उसमें एक क्रिएटिव जहन था कि वो समझ रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए। तलाश और जुस्तजू, वो दरियाफ्त करने लगा, उसमें कूट कूट कर भर गया। उसका जहन यही समझ रहा था कि मुझे कुछ अपने अयाल के लिए, अपनी जिंदगी के लिए मुझे कुछ बनना पड़ेगा। कुछ साल गांव में गुजारने के बाद जाबिर वापस कूफा आया। तो वापस वो चला गया उधर देहात से होके कि अब मैं अपनी माँ का सहारा बनूंगा, और तलाश और जुस्तजू का मादा उसके जहन में कूट कूट कर भरा हुआ था। तो इस तरह से हमने ये पैराग्राफ जो है आपके सामने पढ़ा भी, हम बोला भी, आपने सुना भी, हमने लिखने की कोशिश भी की। ये 4 गुण होने चाहिए ताकि हम ज़बानदानी सीखें। ये उर्दू जो है, ये उर्दू, इंग्लिश, अरबी, ये चीज़ें जो हैं हमें पहले सीखनी पड़ेंगी ताकि हम सही उर्दू पढ़ सकें, बोल सकें, लिख सकें। तो इस तरह से एक बार फिर हम इस पैराग्राफ का इयादा करेंगे ताकि आप इसको सुनेंगे भी, देखेंगे भी और लिखेंगे भी। जाबिर बिन हयान आज से कोई सैकड़ों साल पहले 1818 के आसपास कूफे में एक अत्तारी रहता था। इस अत्तार का नाम हयान था। अत्तारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। इसके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया था। हयान को फिक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा, रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा। पैसा कमाने की लालच में वो छोटे बड़े जराइम में मुलविस हो गया। जाबिर अभी नहायत ही कम सिन था कि बाप का साया सर से उठ गया। अब जाबिर को की तालीम व तरबियत का सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। माँ ने कम सिन जाबिर को कूफा के बाहर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। इस तरह जाबिर को बचपन के ये दिन देहात की आज़ाद फिजा में गुजारने का मौका मिला। गांव में से मामूली तालीम मैसर हुई, अलबत्ता तलाश व जुस्तजू का मादा उसमें कूट कूट कर भर गया। कुछ साल गांव में रहने के बाद वो वापस कूफा चला गया। तो बच्चों, हमने इस तरह से ये जाबिर बिन हयान के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी। तो अगले रोज हम आपके सामने इसको आगे इस सबक को ले लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।